नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे धर्म और जाति की जंग शुरू हो चुकी है बड़ी। कभी योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को 80 और 20% का बताते हैं तो कभी अखिलेश यादव योगी पर ठाकुरवाद फैलाने का आरोप लगाते हैं। तो बीजेपी अखिलेश को यादववादी बताने में पीछे नहीं रहती है। इन सबके बीच पूर्वांचल में अखिलेश यादव की स्थापित की गई परशुराम की मूर्ति से कल फरसा टूटकर नीचे गिर गया और देखते ही देखते सियासत ने इसे भी जाति और धर्म का रंग देना शुरू कर दिया। इधर पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर मंथन के लिए बीजेपी दिल्ली में महामंथन करने वाली है, तो यूपी में बीजेपी 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर घर घर पहुंचना शुरू कर चुकी है। तो कुल मिलाकर सियासी प्रचार में जाति और धर्म का तड़का धुआंधार लगाया जा रहा है और इसे ही जीत का आधार समझकर विकास के मुद्दे पीछे छूट चुके हैं, छोड़े जा रहे हैं। तो क्या 2022 की जंग विकास से हटकर जाति और धर्म का रंग ले चुकी है या ये रंग जानबूझकर वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए लगाया जा रहा है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ आज बड़ी चर्चा और राजीव रंजन से जानेंगे जमीन पर क्या है जाति वाली सियासत का माहौल। लेकिन पहले ये बयान सुन लीजिए। भगवान परशुराम का फरसा गिर गया सर कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने। भगवान परशुराम जी श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर समाजवादी पार्टी के ऊपर क्रोधित हो गए। फरसा गिरा है, भला उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। और यूपी में बीजेपी का टोली महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने की है महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत। ये एक और बड़ी खबर है। 5-5 कार्यकर्ता जाकर घर घर जाएंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर बीजेपी का ये महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। शुरुआत से ही बीजेपी इस पर फोकस्ड थी कि घर घर जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जनता को जाकर बताएंगे और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में टिकटों को लेकर, पहले चरण की टिकटों को लेकर महामंथन भी आज शुरू होगा और स्वतंत्र देव सिंह ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। टारगेट यह है कि 5-5 कार्यकर्ता हर घर में जाएंगे और वहां पर लोगों से बात करेंगे, साथ ही बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां उनके लिए रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। डोर टू डोर ये कैंपेनिंग कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से अब दिलचस्प होते जा रहे हैं, उधर चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए रैलियों, रोड शो पर रोक लगाई है। उसके बाद ये बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से। आज चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुँचना है जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड में साथ लेकर जा रहे हैं। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो घर घर संपर्क करने का काम हम लोग साल भर में करते थे, हर साल जाते थे और यह भी अंतिम समय में भी जनता के बीच में जा रहा हूँ आशीर्वाद के साथ। 300+ के नारा के साथ हम लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे और सरकार बनाएंगे योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से, और पुनः फिर जनता की सेवा हम सब करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, इस पर भी हमारी नजर है। आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन शुरू हो रहा है। लखनऊ के बाद दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। 13 या 14 जनवरी को बीजेपी की पहले चरण की पहली लिस्ट आ सकती है। देखते हैं कि लिस्ट में इस बार क्या खास रहने वाला है। क्या जिस तरीके से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से ये लिस्ट तैयार होगी, क्योंकि आज दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में चुनावी लिस्ट को लेकर, उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर आज मंथन करेंगे और इस पर हमारी नजर रहेगी। फाइनल फैसला बीजेपी को लेना है। उधर उत्तर प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। घर घर कार्यकर्ता पहुंचेंगे बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सूची विश्वास जी हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे 2 सहयोगी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर
राजीव रंजन नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश का जमीनी माहौल वो बताएंगे, जातीय समीकरण आपको समझाएंगे। और दूसरी तरफ कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन विश्लेषण करें उससे पहले जो बड़ी खबर है दिल्ली से रुक कर लेते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर कुमार गौरव हैं। तो कुमार गौरव, आज बीजेपी के बड़े नेता बड़ा मंथन करने जा रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे यहां पर यह है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि सिलेक्शन में ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, यादववाद आंकड़ा मतलब अगड़ा पिछड़ा दिखेगा या फिर काम दिखेगा? काम के हिसाब से तरजीह दी जाएगी। उसमें जातिवाद हावी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें भी सबसे ऊपर जो समीकरण होता है वो जीतने का समीकरण होता है। जो जीत सकता है, जीतवाद आप कह सकती हैं इसको, कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसी को टिकट बीजेपी देती है, या कोई भी राजनीतिक दल कोशिश यही करती है कि जो जिताऊ हो उम्मीदवार उसी को टिकट दे। हाँ, जाति समीकरण के आधार पर ही लोग जीतते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ किसका वोट बैंक है उस आधार पे जाति की संख्या क्या है, आपने क्या काम किया है, वो सबसे नीचे गौण हो जाता है। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ अलग तरह की कोशिश की है। कुछ कोशिश ये है कि विनेबिलिटी तो एक मुख्य आधार है ही, इसके अलावा योगी सरकार के कौन कौन से काम जमीन पे हिट रहे हैं और उसमें कितना बड़ा रोल लोकल विधायक या मंत्री जो भी वहां का है उसका रहा है, इस चीज का भी अलग से ऑडिट करवाया गया है। और वो ऑडिट रिपोर्ट भी बीजेपी के टॉप जो लीडर्स हैं उनके पास है। 4-4 बार आप कह सकते हैं कि सर्वे हो चुका है बीजेपी का, वो सारे रिपोर्ट्स हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी ने 4 बार सर्वे किया है, 4-4 अलग अलग कंपनियों से सर्वे करवाया गया, जिसमें एक गुजरात की भी कंपनी है जिसपे टॉप लीडरशिप को काफी भरोसा होता है। आखिरी सर्वे वही लोग करते हैं। तो आज ये सारी तैयारियां हैं। आज बीजेपी दफ्तर में बैठक है, 11 बजे से बैठक शुरू होनी थी, लेकिन इसमें कुछ विलंब है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के टॉप लीडरशिप लखनऊ से निकलने वाले हैं। और मुख्य तौर पे एक बात और बताऊं कि वैसे तो चुनाव का दारोमदार अमित शाह ने अपने हाथ में पहले से संभाला था, लेकिन आज की जो बैठक थी उसका नेतृत्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को करना था, लेकिन वो कोरोना संक्रमित कल हो गए हैं। इसलिए अमित शाह बीजेपी दफ्तर में 11 बजे के बाद पहुंचेंगे और बैठक का नेतृत्व वो करेंगे। बीजेपी के बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी कोरोना पीड़ित हो गए हैं। तो सेमी फॉर्मेट होगा, कुछ लोग वीसी के जरिए जुड़ेंगे और कुछ लोग यहाँ बीजेपी दफ्तर में बैठेंगे, लेकिन नेतृत्व अमित शाह के हाथों में अब एक बार फिर से है। और कुमार गौरव, कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन कहा जा रहा है कि तकरीबन ऐसे 60 नेता हैं जिनके नाम कट सकते हैं इस बार। कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल विपनेश आप सही कह रही है, 60 नेताओं के नाम कट सकते हैं। ये फर्स्ट 2 चरण की चर्चा है। ओवरऑल मैं बता दूं 403 सीटों में से जो जीते हुए उम्मीदवार है उसमें से 40% लोगों का, जो संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, 40% लगभग 240 नेताओं का टिकट कटेगा, क्योंकि जो सर्वे है उसमें चाहे तो उनका काम उपयुक्त नहीं है या कुछ उनके इलाके में समीकरण गड़बड़ हुआ है, इसलिए उनका नाम कट सकता है। मुख्य दूसरी बात यह है कि जो बड़े नेता हैं, जो एमएलसी हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो एमएलसी है उन सभी को, जो मंत्री पद पे बैठे हैं सभी को चुनाव लड़ना होगा। और ये इस बार नहीं चलेगा, साफ मैसेज पार्टी से दिया गया है, ये नहीं चलेगा कि कहीं से कोई सीट जीती हुई सीट बीजेपी की है, सेफ सीट है, वहां से आप जाकर चुनाव लड़ लें। नहीं, मुख्य तौर पर टफ सीटें जो उनके इलाके की है, जहां से वो आते हैं, अगर वहां टफ सीटें भी हैं तो वहां से उन्हें बीजेपी उतारेगी, क्योंकि पार्टी ने साफ कहा है कि 5 साल तक आपको मंत्री पद दिया गया है, बीजेपी ने बड़े स्तर का सम्मान दिया है, तो आपको भी बीजेपी उसके एवज में आपको भी बीजेपी की झोली में कमल लाकर देना है, सीट लाकर देनी है। हर बार सिर्फ एमएलसी बनकर बड़े नेता बनने से काम नहीं चलेगा। तो मैसेज साफ है, कई तरह का परिवर्तन है। 40% सीटें, टिकट जो है सिटिंग एमएलए की कटेंगी। जो बड़े नेता हैं उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। एमएलसी जो अभी हैं इंक्लूडिंग सीएम, सबको विधानसभा चुनाव में उतरना होगा। सीट पार्टी तय करेगी, या सेफ सीट नहीं मिलेगा कि किसी सिटिंग विधायक को पार्टी का है तो उसको हटाकर आपको वहां से चुनाव लड़वा दिया जाए। ये इस बार यानी परफॉर्मेंस को तरजीह देगी बीजेपी। 11 बजे के बाद बैठक शुरू होगी। ओके, आते हैं आपके पास कुमार गौरव, नजर बनाए रखिएगा। देखिए, कुमार गौरव ने जानकारी दी है, ये वो बड़े नेता हैं, जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हैं, वो शामिल नहीं होंगे इस बैठक में, इस मंथन में। राधा मोहन सिंह पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव नहीं जा रहे हैं। और अमित शाह जेपी नड्डा की जगह नेतृत्व करेंगे। महेंद्रनाथ पांडे पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव, वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। शिव प्रताप शुक्ला भी पॉजिटिव हो गए हैं। इन नेताओं को आज इस बैठक में होना था। राजनाथ सिंह भी पॉजिटिव हैं, ये नहीं जा रहे हैं। ये वो चेहरे, वो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं। राजीव,
कोरोना का तो साया है ही, लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे पिछले कई दिनों से, आज कहां बात हो रही है विकास की, कहां एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, कहां नौकरियों की बात हो रही है, कहां कॉलेज की बात हो रही है। कोई भी पार्टी इस पर बात नहीं कर रही है। कुल मिलाकर अब जो 2022 की जंग है वो विकास से हटकर जाति धर्म ध्रुवीकरण पर आ गई है। किसी को यादववादी कहा जा रहा है, किसी को ब्राह्मणवादी कहा जा रहा है। देखिए, जब आप चुनाव में उतरते हैं विपनेश, तो आपने देखा है कि जो वही मुद्दा चलाया जाएगा जो लामबंद करेगा, जिससे वोट मिलेंगे। आप 5 साल जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो पूरे साल जो है वो कुछ भी पढ़ते रहे, खेलते रहे, सारी चीज़ें करते रहे। जब एग्ज़ाम आ जाता है तो गेस करके कि ये आ सकते हैं, कुछ 10-15 सवाल पढ़ते हैं, ज़्यादातर उसी को तैयार करते हैं कि इसी में से फंस जाए। तो हमारे ज़माने में था, 90 के दशक के लोग 10 क्वेश्चन पढ़ते थे तो कहते थे इसमें गेस है, ये इसी में 5 फंस जाएगा, और जब एग्ज़ाम देते थे तो कहते थे 4 फंस भी गया था। तो ठीक इसी तरह से नेता 5 साल बातें तो बहुत अलग अलग तरीके के करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है ना, तो वो गेस करते हैं कि ये 10-12 जो मुद्दे हैं, इसमें से मछली किस से फंसेगी, कौन सा दांव चला जाए जिससे फंसाया जा सके। तो ये तो चुनाव के समय होना ही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बिहार के चुनाव में जाति की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। धर्म की बात ना हो, भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक ताकत हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पिछली बार जब हुए थे, आपको याद होगा, शमशान कब्रिस्तान का नारा उन्होंने ही दिया था, दिवाली रमजान की बात उन्होंने ही कही थी। तो जब चुनाव आएगा तो बात दूसरे तरह की होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही 80%, 20% की बात योगी आदित्यनाथ ने की, कल हमने उस पर चर्चा की। उसके बाद अखिलेश यादव भी कुछ कार्यक्रम में गए, वहाँ उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं यादव हूँ, इसलिए मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है, मैं यादव हूँ। वो अपने आप को यादव बताने पर तुले हुए। अभी परशुराम का फरसा गिर गया, उस पर आपने देखा किस तरह की सियासत हुई। एक तो सियासत ये हुई कि एक ब्राह्मण नेता ने, संतोष पांडे जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो मंदिर बनवाया परशुराम का, और उससे अखिलेश यादव का वो फरसे का उद्घाटन करवाया गया, और उसमें काशी से ब्राह्मण बुलाए गए, तमाम मंत्र जाप मंत्रोच्चार के साथ वो फरसा लगाया गया, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि पर भगवान परशुराम जो है वो ब्राह्मणों के हैं, और अखिलेश यादव जो है ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं, जो नाराज हैं वो अखिलेश यादव की तरफ लामबंद हो जाएंगे। वो फरसा ही गिर गया। जब गिर गया तो जो ब्राह्मण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, ब्रजेश पाठक और तमाम लोग, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया कि ये समाजवादी पार्टी के लिए अपशकुन है, भगवान से परशुराम नाराज हो गए समाजवादी पार्टी से। दूसरे जो ब्राह्मण उनके प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, शायद आज वो नहीं है, अक्सर आपके कार्यक्रम में रहते हैं, उन्होंने तुरंत कह दिया कि ये चुनावी जो पूजा है और चुनावी मंदिर की राजनीति करने वालों के लिए अपशगुन है। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी और होती रहेंगी। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि पूर्वांचल का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। 24 घंटे पहले पंडित R.K. शर्मा, ब्राह्मण है, वो भी बिलसी बदायूं के विधायक हैं, वो भी पाला बदल करके बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इसको बहुत, एक विधायक का पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मण विधायक का बीजेपी से छोड़ना और समाजवादी पार्टी में आना, इसको ऐसे बताया जा रहा है जैसे बहुत बड़ी एक कोई उपलब्धि हो गई, सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण है, और ये दिखाने के लिए कि ब्राह्मण भी समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। देखिए, पिछले 3 चुनाव में बहुतायत से, 2017 के चुनाव में तो ऐसा माना जाता है कि 80% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, 52% बैकवर्ड्स ने साथ दिया था, ऐसा एक अनुमान है, कोई बहुत ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर कहा जाता है कि 80% ब्राह्मणों ने साथ दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति कतई नहीं है विपनेश, जो 2014, 17 और 19 के चुनाव में
थी फिलहाल के वक्त। अगर आप देखिए, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी योगी सरकार का इतना जलवा है और इतना डंका बज रहा है, तो फिर ये जो विधायक जिनके आप टिकट काट रहे हैं, ये अपने बदौलत न जीते थे न अपने बदौलत हारेंगे। अगर मोदी योगी के नाम पर वोट मिल रहा है तो बलि का बकरा विधायकों को बनाने की, सिटिंग विधायकों को क्या जरूरत है कि आपने काम नहीं किया। जब वोट उनके नाम पर मिल रहा है तो विधायक क्या चीज़ है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप एंटी इनकम्बेंसी को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की ये चुनावी रणनीति रही है कि सरकार की तरफ एंटी इनकम्बेंसी को वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील करके हमेशा नया चेहरा देते हैं। या मुझे तो याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो हर बार वो 1/3 के आसपास टिकट सिटिंग विधायकों का काट देते थे और उनका ये प्रयोग हमेशा सफल भी रहता था। आप लोकसभा में भी देखिए, उन्होंने बड़े पैमाने पर टिकट काटे और वहाँ भी प्रयोग सफल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का प्रयोग करने के लिए इस बार भी मैदान में आ रही है। अनिला सिंह जी, जवाब दीजिए। परशुराम जी के का फरसा गिर गया, 10 दिन पहले अनावरण हुआ। अब इसको ये कहने की क्या जरूरत थी कि नाराज हो गए हैं परशुराम अखिलेश यादव से, ब्राह्मणों से। दूसरा ये कि ये भी कहा गया कि अपशगुन हो गया है समाजवादी पार्टी के लिए। सब कहने की क्या जरूरत है? क्यों इसको ब्राह्मणवाद से जोड़ा जा रहा है? तेज हवा चली, 10 दिन पहले अनावरण हुआ है, वो कहीं पर भी हो सकती थी ये घटना। इसको जाति, धर्म, इन सब से क्यों जोड़ा जा रहा है? मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं, ऊपर वाला इशारा भी करता है। इन्होंने जिस प्रकार से गलत भावना से, केवल और केवल राजनीतिक भावना से परशुराम जी की मूर्ति लगाई, उसका अनावरण किया, तो उन्होंने, परशुराम जी जो है ठीक है, जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु वो चरित्र उनका बिल्कुल क्षत्रिय वाला था। उन्होंने दिखा दिया, फरसा ही गिरा दिया। गनीमत ये थी कि अखिलेश यादव जी आसपास नहीं थे, पर समाजवादी यानी नमाजवादी पार्टी, जो अपने आप को गर्व से नमाजवादी पार्टी कहलाने का शौक रखती है, ये उसकी गर्दन पे ये फरसा गिरा है। यानी कि नमाजवादी पार्टी 2022 में दूर दूर तक कहीं नहीं आएगी। अपना मक्का मदीना जो इनका सफाई है, वहीं पे जाके ये सजदा करें। उसके अलावा तो उनको पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब से निरंतर विकास के कार्य कर रहे हैं। किस क्षेत्र में हमने कार्य नहीं किया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सारे वर्टिकल्स आप उठाकर देख लीजिए और पहले से कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के तहत जो है जितना विकास हुआ है, पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया। केवल कमीशन खोरी करी। मुझे लगता है इस मूर्ति में भी कमीशन खोरी जो है की गई होगी, तभी वो टूट टाट के नीचे गिर गया। जो असली माल लगाना था वो लगाया, यानी कंप्रोमाइज कर लिया गया है। हाँ, ये जरूर है यहाँ पे विपनेश जी, जब हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो ये हमें कहते हैं कि आप सांप्रदायिक हैं, और जब ये हिंदू धर्म का अपमान करते हैं तो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई देखिए, अपमान हम किसी का करेंगे नहीं, अपने धर्म का भी अपमान नहीं होने देंगे, आस्था का होगा सम्मान। और डंके की चोट पे कहा और किया और भविष्य में भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने एथिक्स मतलब आप कह रहे हैं कि परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया तो वो आस्था के तहत नहीं था, राजनीति से प्रेरित था? अरे, नमाजवादी पार्टी आस्था के तहत करेगी। अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी की, नमाजवादी पार्टी की, ये लोग केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा जानते क्या? इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1945-46 के जो चुनाव हुए थे, और हमको पता है उस वक्त जो है जो मुस्लिम्स है उनकी रिजर्व सीट होती थी। मुस्लिम लीग जितनी सीटों पे खड़ी हुई, पूरी की पूरी जीती, सब जीती। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त जो अपना एजेंडा बनाया था, उसमें अखंड भारत लिखा था, और मुस्लिम लीग ने लिखा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। उनको पाकिस्तान मिल गया धर्म के आधार पर। और जो यहाँ पे झंडा उठाए घूमते थे, जिन लोगों ने वोट किया मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को हरवाया, वो लोग नहीं गए पाकिस्तान। उस वक्त तकरीबन 3.5 करोड़, 3.5 या 4.5 करोड़ के करीब यहाँ पे मुसलमान रहते थे। केवल और केवल 75 लाख गए वहां पर, बाकी सारे के सारे यहाँ पर रह गए। क्यों रह गए भाई? धर्म के आधार पर जो विभाजन हो गया था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण था नेहरू जी। कपूर कमीशन ने अपनी डेट्स जो उनकी रिपोर्ट है उसमें 150th पेज पे लिखा हुआ है, नेहरू अपने साथियों के साथ निरंतर प्रयास कर रहे थे कि मुसलमान जो है पाकिस्तान ना जाए, वो यहाँ रहे। उनकी पार्टी में जो हिंदुवादी मानसिकता के नेता थे, उनको दबाने के लिए ये प्रयास था कि जितने ज्यादा से ज्यादा मुसलमान यहाँ पर रहेंगे तो वहां पर मेरी धमक बनी रही। कैसे ना हुआ थे भाई? अगर सरदार पटेल की बात की जाए, वो जमीन और संगठन से जुड़े हुए नेता थे, ये कैसे ना हुआ थे?
इनको केवल बढ़िया बढ़िया चीजें चाहिए होती थी, उसके लिए इन्होंने भारत को दांव पे लगा दिया। और उसके बाद जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल, तुष्टीकरण की राजनीति का दौर शुरू हुआ है भारत में, वो आज तक उसके जख्म हम भोग रहे हैं। अब नहीं खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है अनिला सिंह जी? मैं आती हूं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या उन्हीं जो एक दौर शुरू हुआ, अब बार बार जिक्र करते हैं, तो क्या आप भी वही लकीर खींचेंगे, उसी पर चलेंगे? कहीं पर तो इसको खत्म करना होगा ना। मैं आती हूं, पांडे जी जवाब दीजिए आप, कीर्ति निधि पांडे जी। अनिला सिंह जी कह रही हैं कि ये राजनीति से प्रेरित था, इसलिए फरसा गिर गया, आस्था से जुड़ा नहीं था। आस्था से जुड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। मेरा सवाल यह भी है कि आखिर भगवान को क्यों बांटा जा रहा है? और भी तो मुद्दे हैं, भगवान को तो मत बांटिए, इनको तो बख्श दीजिए कि हमारे कृष्ण, आपके राम, हमारे परशुराम, ये सब क्यों? देखिए विपनेश जी, भगवान कृष्ण और सुदामा की बहुत पुरानी दोस्ती रही है और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। और जिस तरीके से अनिला सिंह जी कह रही हैं कि भगवान परशुराम क्रोधित थे इसलिए फरसा गिर गया, भगवान परशुराम क्रोधित नहीं थे। भगवान परशुराम ये संदेश दे रहे हैं कि इस फरसे की जरूरत यहां नहीं है। इस फरसे को लेकर के अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश भगवान परशुराम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ थे, अन्यायी और अत्याचारियों का नाश करने वाले थे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो अन्यायी और अत्याचारी सरकार है, इसको सत्ता से बेदखल करो और पूरे उत्तर प्रदेश को भगवान परशुराम का एक संदेश दो, फरसा लेके जाओ, बताओ कि इस अन्याय और अत्याचारी सरकार को हटाना है तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा होना। और जो अनिला जी बार बार आरोप लगाती है तुष्टीकरण की, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विकास का इनके पास एजेंडा नहीं। मैं इनसे पूछता हूं, पिछले 5 सालों में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इनके सरकार से पहले हमने एक इकोना स्टेडियम बनाया, इन्होंने कोई दूसरा स्टेडियम बनाया क्या? हमने लखनऊ के अंदर एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, इन्होंने कोई कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया क्या? हमने लखनऊ के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया, अगर उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे जनपद में कोई अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया तो बता दे। हमने 20 लाख से ऊपर नौजवानों को लैपटॉप दिया जो ये आज तक नहीं दे पाए। 5 साल तक नौजवानों छात्रों के साथ धोखा करते रहे। जितने नौकरियों के लिए इन लोगों ने परीक्षा कराई, सबके पर्चे आउट हो गए। अब इन मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, इसलिए हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण इन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की आम आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सतर्क है, इनके किसी भी जुमले में फंसने वाली नहीं। इस बार जनता रोजगार के सवाल पे, इस बार जो पर्चे निरस्त हुए, जो एक तरफ तो एग्जाम के लिए आवेदन मांगे गए, नौजवानों ने आवेदन किया, सारे पर्चे तो आप मुद्दों की बात कर लीजिए कीर्ति निधि पांडे जी, आप मुद्दों की बात कर लीजिए। अगर बीजेपी नहीं कर रही है तो फिर क्यों आप अगड़ा पिछड़ा करने पर तुले हुए हैं? आप भी तो यही अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं। आप कौन सा जाति धर्म से ऊपर आ गए हैं? नहीं विपनेश जी, कुछ सवाल है जो कहना पड़ता। अगर एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के घर बुलडोजर चराने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो क्या ये बताना जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री के जो जाति के लोग हैं वो जौनपुर में एसएसपी आवास के सामने 25,000 का इनामी अपराधी क्रिकेट खेल रहा है? ये बताने की जरूरत नहीं है लोगों को कि मुख्यमंत्री अपने जाति के अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? ये बताने की जरूरत नहीं है? कौन नहीं जानता जौनपुर के अंदर पूर्व सांसद जो 25,000 के इनामी है, एसएसपी आवास के सामने क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर रहे हैं। क्रिकेट अब आपने इस बात का जिक्र कर दिया तो ये लिस्ट हर पार्टी की बहुत लंबी है। राजीव खड़े हैं वो बताने के लिए, तो इसको प्लीज मत छेड़िएगा। कीर्ति निधि पांडे जी, मैं आती हूं। सूची जी 1 मिनट रुकिए सर, एक एक करके आती हूं। मैडम काफी देर से इंतजार कर रही हैं। मैडम मेरा आपसे सवाल यह है कि आखिरकार सच्चाई हर साल हर बार आई जाती है 5 साल में, कि पहले विकास की बात, मुद्दों की बात और फिर जाति धर्म और ध्रुवीकरण की बात, यही है सच्चाई। सूची जी, अगर भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक दल है और उसकी राजनीति का आधार ध्रुवीकरण है और उसकी जहरीली मानसिकता और 100 साल में संघ सोच यहाँ तक आ गई है कि बुल्लीबाई और सुल्ली सेल जैसे ऐप और सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण, तो जब मुख्यमंत्री स्वयं ये कह दे कि 80 और 20 की लड़ाई है, जब डिप्टी सीएम स्वयं ये ट्वीट कर दे कि अब मथुरा की बारी है, तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार के पास कोई और चीज है ही नहीं। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता तुष्टीकरण और जिन्ना, तो भाई 2 राष्ट्र की थ्योरी तो आप सावरकर साहब की थी, मुस्लिम लीग के साथ सरकार भी आपने ही बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बिरयानी भी आप ही ने खाई थी और चादर भी आप ही ने चढ़ाई थी। तो चूंकि आपकी राजनीति का आधार सांप्रदायिकता है, तो आप सभी दलों को कभी नमाजवादी, कभी कुछ दूसरा, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा मशीनरी है, चूंकि इनका इतिहास
कायरता से इस कदर भरा है, मुखबिरी, काला पानी, माफीनामा और आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं, कि ये छल और प्रपंच के कभी ये वल्लभ भाई पटेल साहब पर आवाज उठाते हैं। भाई 562 रियासतें उन्होंने भारतवर्ष में मिलाई थी और नेहरू जी को सर्वसम्मति से CWC ने भी और वल्लभ भाई पटेल साहब ने भी नेता स्वीकार किया था। और नेहरू जी बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, उनके कद की बराबरी सेल्समैन ऑफ इंडिया नहीं कर सकते, जिनको पेंटागन की रिपोर्ट्स नहीं दिखाई देती, जिनको चाइना का अतिक्रमण नहीं दिखाई देता, जिनको अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर का गांव नहीं दिखाई देता, जिन्हें गलवान में झंडा नहीं दिखाई देता, जिन्हें सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाई देती, जो NSSO का डेटा नहीं जानते, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हैं, ICMR के आंकड़ों की बात नहीं करते और आप मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं। तो मेरा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने प्रवक्ताओं को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकाले और NCERT का सिलेबस और स्वाधीनता का आंदोलन आधारभूत रूप से पढ़ाए, उसके बाद वो आए और बाकी प्रवक्ताओं से बात करें। थैंक यू। राजीव, उत्तर प्रदेश के जातिवाद को, समीकरण को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब तस्वीर में, क्योंकि जनता तो इतनी अब ना समझ नहीं है, सब समझ रही है कि 2017 में तो एक लहर थी, यादव वोट भी खिसक गया, समाजवादी पार्टी से बीजेपी की तरफ चला गया, उनके गढ़ में सेंध लगा दी थी। लेकिन इस बार फिर से ठाकुरवाद, यादववाद, ब्राह्मणवाद अपने अपने वोट बैंक को लपकने की कोशिश की जा रही है। राजीव, देखिए विपनेश, समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जिसके लिए मंदिर, मुसलमान और पाकिस्तान ये उसके बड़े नज़दीकी मुद्दे रहते हैं। और एक पार्टी जब इसकी बांसुरी, इन मुद्दों की बांसुरी बजाने लगती है तो उस बांसुरी की लहरियों में वो गोता खाने लगते हैं और उस पार्टी को अच्छी तरह पता है। और जब वो मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान की बांसुरी बजाती है तो दूसरे पक्ष वाले लोग थोड़े असहज से हो जाते हैं, क्योंकि इसका जवाब उनके पास नहीं है। ये बांसुरी और तेज बजने लगती है जब चुनाव नज़दीक आता है। तो ये तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये चुनाव के समय आपने पीछे 50 सवाल पढ़े थे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब परीक्षा सामने है, 10 तारीख को पहले चरण का मतदान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान होने जा रहा है। यहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पिछले 3 चुनाव को पूरी तौर पर प्रभावित करते रहे। यहाँ पर कभी कोई दूसरा मुद्दा नहीं बना है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है। अब तो देखिए डिजिटल है, सारे के नेता लाइन से, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, नीतीश कुमार, JP नड्डा, राधा मोहन सिंह। मुझे मालूम है कि बीजेपी की एक बैठक हुई थी गोरखपुर क्षेत्र में, वहाँ भी जो लोग गए थे संगठन से जुड़े, उसमें भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। इतनी लंबी संख्या कोरोना पॉजिटिव नेताओं की हो रही है तो जनता थोड़ा संभल के भी रहे। बहुत तेज रफ्तार भी आ रही है। 8 मई के बाद सबसे ज़्यादा है और दिल्ली और NCR के लोगों के लिए खास तौर पर ये जानकारी भी मैं दे रहा हूँ चुनाव के बीच में। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह क्या, अब तो डिजिटल मोड पे अगर जा रहे तो आप देखिएगा इसमें तो बड़ी समस्या ये भी है कि सोशल मीडिया पर कितने भड़काऊ और कितने आपत्तिजनक पोस्ट और ये सारी चीज़ें वायरल हो जाएं, इसके भी अभी कोई रोकने का मैकेनिज्म हमारे पास बहुत ज़्यादा है भी नहीं। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पहले और दूसरे चरण का मतदान है या तीसरे चरण का भी, वो उस इलाके में ज़्यादा है जहाँ धार्मिक आधार पर। राजीव, एक सवाल मेरे मन में है, मैं इसको थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, उस चीज को समझना। एक छोटा सा सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने रोड शो, रैलियों पर ब्रेक लगा दिया है। तो अब जो घर घर कैंपेन की शुरुआत हो रही है, डोर टू डोर कार्यकर्ता जाएंगे तो नेता उसी हिसाब से जाएंगे, जहां जिसकी जाति के लोग हैं, वोट बैंक है, उसी हिसाब से भेजा जाएगा लोगों को। बिल्कुल भेजा जाएगा और ये उसी तरह की। देखिए एक बात तो मोटे तौर पर ये है कि चुनाव में प्रचार तो अलग बात है। आप जा कर के रातों रात किसी को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। वो समाज का एक तबका है जो पैसे और दूसरी चीज़ों पर प्रभावित होता है, तो चुनाव के एक दिन पहले होता है। अब लोग बहुत सारे लोग इतने चालाक भी हो गए कि पैसा भी ले लेते हैं और वोट भी नहीं देते। लेकिन मोटे तौर पर समाज का एक बड़ा वर्ग चुनाव से पहले ही मूड बना लेता है और चुनाव से पहले ही मूड बना लेता है कि उसे किधर जाना है। और बात ये कुछ
तात्कालिक मुद्दे अगर ऐसे आ जाएं, कुछ तात्कालिक बातें ऐसी आ जाएं इलेक्शन के बीचों बीच, तो रास्ता मुड़ जाए तो अलग बात है, नहीं तो मोटे तौर पर चुनाव का मूड 1 महीने पहले बन जाता है। अब जहां तक बात है ये नेताओं के जाने की, तो निश्चित तौर पर लोग अपने उसी वोट बैंक को पुख्ता करने की कोशिश करते हैं जिसमें दूसरे से सेधमारी करते हैं या दूसरे में झपट्टा मारने की कोशिश करते हैं जहां कुछ नाराजगी दिखती है। तो ये प्रयास दोनों तरफ से किए जाएंगे। अभी तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो ऐसा लगता है कि 15 जनवरी को जब इलेक्शन कमीशन रिव्यू करेगा तो शायद यही स्थिति रहे अभी अगले हफ्ते भी। तो कुमार गौरव, उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर वर्चस्व की अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग और दलितों का है, तो ये लाइन के जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसी हिसाब से कुछ लिस्ट तैयार होगी क्या? देखिए बिल्कुल विपनेश, पार्टी जो तय करेगी, आज तो बैठक का पहला दिन है और ये माना यह जा रहा है कि ये 3 दिनों का महामंथन होगा और 13 तारीख को बीजेपी सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और उसमें कुछ लिस्ट फाइनल हो पाएगी और 14 तारीख शुभ दिन होता है तो हो सकता है कि उस दिन पहले लिस्ट आए। लेकिन हाँ, जो आप कह रही हैं क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों जब केंद्र सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ था तो जो लाइन आप कह रही हैं उसी लाइन पे बात आगे बढ़ी थी। ओबीसी, दलित समाज सभी को भरपूर संख्या में सीटें मिली थी, यहाँ मंत्री बनाया गया था और काफी प्रचार भी पूरे देश भर में इसका किया गया था कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है जब एक बार माहौल बना चुके हैं तो विनेबिलिटी क्राइटेरिया के साथ जितने लोग सटीक बैठेंगे इस पूरे इन पूरी चीजों में वो जीत पाए, किस जाति के हैं, किस क्षेत्र से हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और जाहिर तौर पे जैसा कि आप जानते हैं ब्राह्मण समुदाय भी नाराज है, तो ब्राह्मणों के लिए एक कमेटी बना दी है बीजेपी ने, वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, ब्राह्मणों के घर तक जाएंगे और वहां अपनी बात बताएंगे कि कैसे योगी और मोदी सरकार ब्राह्मणों के लिए बेहतर काम कर रही है। उसी तरह जहां तक चुनाव की बात है, 3-4 सर्वेज हैं और जाहिर सी बात है, देखिए उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी आप जितना भी विकास की बात कर ले, विकास की बात पे 10 से 15% वोट मिलते हैं, बाकी जाति आधारित होता है भारत में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसलिए जब सीटों का को तय किया जाता है तो देखा जाता है कि किस जाति के किस व्यक्ति को, क्योंकि एक जाति के 10-10 उम्मीदवार होते हैं तो कौन किसका पलड़ा भारी है उसे ही टिकट दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जातीय समीकरण, विनेबिलिटी, ये सारे क्राइटेरिया को सामने रखते हुए ही बीजेपी का टिकट फाइनल होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विकास की बात हो, वो सब चुनावी जुमले होते हैं, भाषण में वो यूज होते हैं, लेकिन जाति धर्म और धर्म, जाति की तो बात होती है, धार्मिक आधार पे भी जैसे मंदिर बना दिया, कॉरिडोर बना दिया, आगे मथुरा की बारी है, ये सारी चीजें सारा माहौल को देखते हुए कहां से किस पक्ष में कितने वोट मिल सकते हैं, सीट वही चीजें डिसाइड करती है। उम्मीदवार पढ़ा लिखा है नहीं है, कोई क्राइम उस पर है या नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका है या नहीं है, ये सारी चीजें सिर्फ भाषण में और बोलने में होती है कि पार्टी विटर डिफरेंस। लेकिन जब सीट तय करते हैं तो विनेबिलिटी पहली क्राइटेरिया होती है और जाति का आधार होता है दूसरी क्राइटेरिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ओके, अनिला सिंह जी, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? पिछली बार तो पिछड़ों सवर्णों के दम पर आपने जादुई आंकड़ा टच कर लिया था, 300 के पार चले गए थे, लेकिन इस बार सामने अखिलेश यादव खड़े हैं, उनके साथ कुनबा बहुत बड़ा है और आपने कल सीएम योगी ने कह दिया कि तो 80 और 20 के रेशो के हिसाब से इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 20% आबादी यानी मुस्लिमों को तो नकार ही दिया है, तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको? जी देखिए, मैं यहाँ पे 2-3 बातें कहना चाहूंगी विपनेश जी। सबसे पहली बात तो ये है कि शुचि विश्वास जी से मैं ये अपेक्षा नहीं कर रही थी कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर झूठ परोसेंगे। इन्होंने कहा बुलीपाई जो ऐप है वो भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड है, शर्म आनी चाहिए उनको इस प्रकार का झूठ फैलाने के लिए। आज जो उसके लिए आरोपित है वो जेल, झूठ फैलाने के लिए तो आपको भी शर्म आनी चाहिए, आप लोग भी तो लगातार झूठ ही बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शांत होकर बैठिए। फरसा गिरा ना नमाजवादी की गर्दन पे, फरसा गिरा नमाजवादी पार्टी की गर्दन पे। जाइए रोजा अफ्तार पार्टियां करिए, रोजा अफ्तार पार्टियां करिए, यही रह गया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिखा दिया 14 में, 17 में, 19 में नमाजवादी पार्टी की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। शांत होकर बैठिए। पहले जब 14 साल चुप, बौखला रहे हैं आप, बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
अगर हिंदू धर्म, हिंदू भगवत ताकत दिखाई दे रही है तो घबरा रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, भगवत ताकत से पैर कांप रहे हैं, घबरा रहे हो। गाना गाओ, ये हरा रंग किसने डाला, और हम गाते हैं रंग दे बसंती चोला। हम लोग बोल रहे हैं नहीं, वक्त की कमी है, एक एक करके बात कीजिए। कीर्ति रिद्धि जी 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट सर, एक एक करके बात। अनिला जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाती हूँ। 1 मिनट। नहीं, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे रही हूँ। ये श्रीमान जी, मैं कह रही हूँ कि इस बार क्या उम्मीद, पिछली बार तो काफी वोट मिला था आपको, सवर्णों का भी मिला था, पिछड़ों का भी मिला था, लेकिन इस बार 80-20 का आपने फासला कर दिया है, तो और सामने अखिलेश यादव खड़े हैं, तो इस बार उम्मीद क्या है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में? क्या सभी वर्ग आपके पास साथ आ पाएंगे? मैं यही उत्तर देना चाह रही थी, ये श्रीमान जी बीच में कूद गए थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम 80-20 की बात करते हैं तो उस 20 में वो लोग भी आते हैं। एक मिनट रुकिएगा, इसमें राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विप्लेश, अभी अनिला जी कह रही थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि जाओ जाओ नमाज पढ़ो, रोजा करो, समाजवादी पार्टी रोजा करो, इफ्तार करो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी भारतीय राजनीति कहाँ से कहाँ आ गई। मुझे वो दिन याद आता है कि यही शहनवाज हुसैन जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उमा भारती ने रमजान के पहले दिन, हम लोग वहाँ मौजूद थे अशोक रोड के अपने घर पर, रमजान के पहले दिन इफ्तारी के लिए शहनवाज हुसैन को अपने घर पर बुलाया था और सारे पत्रकारों के सामने कहा था कि शहनवाज मेरे भाई की तरह है। शहनवाज हुसैन का जो पंडित पंत मार्ग पे घर है, जब वो वहां रोजा इफ्तारी करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी से लाल कृष्ण आडवाणी तक उस इफ्तार में शामिल हुआ करते थे। आज उसी पार्टी की नेता, आज उसी पार्टी की प्रवक्ता ये कह रहे हैं जाओ जाओ तुम रोजा इफ्तार करो। हम राजनीति के इस लेवल तक भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां तक आ गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और यही अखिलेश यादव जो आज इस तरह की बातें करते, किसी समय मुलायम सिंह यादव सबसे करीबी संबंध उनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से था। कई बार मुलायम सिंह यादव ने डिच दिया है भाजपा को, जो बातें कही है उससे अलग रख के, और यही मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ भी अयोध्या में हुआ सब लोग जानते हैं। लेकिन अब जो राजनीति का स्तर दोनों तरफ से गिरता हुआ चला जा रहा, मैं चाहता था कि मैं इस पर बताऊं कि लोगों को कि उनकी विरासत क्या है और वर्तमान क्या है। 1-1 मिनट है तीनों मेहमानों के पास। कीर्ति जी आप जवाब दीजिए, पहले मैं आती हूँ। नहीं, पहले मैं ठीक है अनिला जी, आप दीजिए, 1 मिनट आपके पास। मैडम बोलिए। देखिए राजीव जी, आपने जी बिल्कुल ठीक बात कही। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भगवा ताकत क्या है, हिंदू धर्म क्या है। हमारे यहाँ कोई एक किताब से गवर्न नहीं होता मेरा धर्म, तो मेरा धर्म जो है फंडामेंटलिस्ट नहीं है, परंतु जो इसका अपमान करेगा और उसको हम सर पर उठाकर घूमे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, परंतु हिंदू धर्म का भी अपमान नहीं होने देंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसके साथ अभी केरला में जो राहुल गांधी जी ने मिलकर चुनाव लड़ा है मुस्लिम लीग से। मोहम्मद इस्माइल जो थे, इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने टुकड़े कर दिए थे मेरे भारत के। आज जो कांग्रेस पार्टी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हर्ष किया, जो आज का बांग्लादेश है उसमें हिंदुओं का क्या हर्ष किया? वहां क्या हिंदू मुसलमान हो पाता है? नहीं हो पाता है, क्योंकि धर्म के आधार पर वहां पे मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है एक धर्म की है। मेरे भारत में ये कह रहे हैं कि राजनीति का स्तर देखिए आज कहां गिर गया है। नेता जाइए, आप एक दूसरे को घर बुला देते हैं, होली, दिवाली, ईद पर गले मिलते थे, और आज हम टीवी पर बैठ के क्या चर्चा कर रहे हैं? कीर्ति निधि पांडे जी, कुछ जवाब है आपके पास? अरे जहां पर विकास की बात कीजिए वहां पर आप जाति धर्म में बांटने में तुले हुए हैं। क्या प्रदेश की जनता यही चाहती है आप सबसे? क्या आप हमेशा जनता को जाति धर्म में ही उलझा कर रखें? विपनेश जी, लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जब समाजवादी विजय संकल्प लेकर के निकल रहे तो लगातार एक बात जनता के बीच में कह रहे थे कि महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल 60 रुपए का 100 रुपया हुआ, डीजल 60 रुपए का 100 रुपया हुआ, 400 रुपए के सिलेंडर 1000 रुपए हुए। इन मुद्दों को जनता के बीच में लगातार रखा जा रहा है। लगातार हम बताने का प्रयास करें समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुझसे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता देखिए, इनके पास विकास का अपना कोई एजेंडा नहीं। लेकिन वो सारे मुद्दे गौण हो गए हैं चुनाव आते आते। अब सिर्फ अपनी सब गोटियां सेट, जो जातीय समीकरण है, जातीय गोटियां वो सेट करने में लगे हुए हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। सुचि जी, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी, वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास यही समस्या है। आप बार बार वर्तमान से संबंधित सवाल कर रही है, लेकिन चूंकि इनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं है,
तो जब भी आप भाजपा के प्रवक्ता से वर्तमान के संदर्भ में सवाल करेंगी तो उत्तर हमेशा भूतकाल में मिलेंगे। हालांकि इतिहास इनका बहुत काला है, लेकिन समय समय पर ये मैनिपुलेशन करके, फोटोशॉप करके, एडिट करके उसको संवारने की कोशिशें करते रहते हैं। प्रदेश में 9 इंच का एक ईंटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगाया नहीं, 33 करोड़ का दिया जलाया। अगर कुछ किया होता तो अयोध्या के दीपदान में शमशान कब्रिस्तान में करना पड़ता और कैराना जाके हिंदू पलायन का मुद्दा न उठाना पड़ता। इस प्रदेश का विकास इस कदर कर दिया कि शमशान घाट में टोकन बांट दिए और नाइजीरिया से बह के लाशें प्रदेश में आई। पद्मश्री प्राप्त उत्कृष्ट नागरिक योगेश प्रवीण हो या IAS एसोसिएशन के चेयरमैन, ऐसे लोगों को भी एम्बुलेंस और ऑक्सीजन जैसी आधारभूत चीजें मुहैया नहीं हो पाई। लोग यहाँ मजदूरों ने विटनेस किया सड़कों पर कि कैसे पैदल चला जाता है, और यही सरकार इतनी निर्ममता से झूठ बोलती है। ICMR के आंकड़े भी फर्जी हैं, शवदाह ग्रह के आंकड़े अलग हैं और सरकार के आंकड़े अलग हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट भी इनकी वैसे ही मास्टरी है। तो एक भी उत्तर इनके पास इस बात का नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप सभी विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की बात करते हैं शुचि जी, तो फिर अलग अलग वर्गों के सम्मेलन क्यों? उत्तर प्रदेश का सम्मेलन कीजिए ना, वहां पर सभी वर्ग के लोगों को बुलाकर बात कीजिए ना। अलग अलग क्यों, अलग अलग नेताओं को क्यों भेजा जा रहा है? क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में नहीं आता? वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।